पहले इनको विश्वास नहीं था कि हम जीत पाएंगे, और इन्होंने जैसे दो पहलवान हो ना, बीच में एक थोड़ा टाइम आज देखने लग जाए कि थोड़ा कोई मेरी मदद कर देगा, अगर मैं हारता दिखेगा तो आके मुझे थोड़ा मदद कर देगा। इसका मतलब जो मदद मांगता है उसके मन में क्या आ गया, क्या आ गया? कमजोरी आ गई। कांग्रेस से मन में कमजोरी उसी समय आ गई थी, 2 महीने पहले इन्होंने दूसरी पार्टियों के राह बढ़ाया और उनसे गठबंधन कर लो, गठबंधन कर लो, गठबंधन कर लो, खूब शोर बताया। लेकिन क्या कोई पार्टी आई? कोई पार्टी आई? किसी ने इसे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया नहीं है। तो उन पार्टियों ने अंदर अंदर सोचा कि डूबेंगे तो अकेले डूबेंगे, तुम्हारे साथ क्यों डूबेंगे? और इन्होंने अपने मन में क्या ध्यान रखा था कि खुद तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी साथ लेके डूबेंगे। इनकी इच्छा पूरी नहीं हो रही। अगली बात, हमने जो चुनाव लड़ना शुरू किया उससे पहले ही हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने घोषणा कर दी कि हमारी सरकार बनेगी, हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे श्री नायब सिंह सैनी। हमें विश्वास है इसलिए मैं नाम घोषित कर दिया, लेकिन ये आकर अपने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं कर सके क्या? बापू बेटा की पार्टी कही जाती है, लेकिन अंदर की खबर यह है कि अब तो बापू जाता मैं बनूं, बेटा जाता मैं बनूं। आपस में लड़ाई शुरू हो गई है, ये अंदर की बात है, लड़ाई शुरू हो गई है। और इनकी पार्टी में एक नेत्री जो संयोग से अनुसूचित जाति से संबंध रखती है, उनकी भी इच्छा थी कि मैं मुख्यमंत्री का दावेदारी करूं। कोई भी कर सकता है, लोकतंत्र है, किसी को मना नहीं है, लेकिन उन्होंने दावेदारी क्या कर दी? उनको अपमानित करने से भी लोग पीछे नहीं हटे। उनको जातिवाचक शब्द बोल बोल के उनको अपमान किया, और केवल उनका अपमान नहीं है, उनकी पूरी जाति का अपमान है, तो पूरी जाति। और ये विषय यानी कभी भी अपने अलावा किसी को बर्दाश्त नहीं करते हैं। अपमान क्या पहली बात नहीं है, इससे पहले भी इनके एक अध्यक्ष अनुसूचित जाति के थे, उसकी उन्होंने पिटाई की, उनको अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। रामनगर लोहिया हॉस्पिटल में जब बेड रिडन थे तो मैं उनको पूछने के लिए रहा था। उनका अपमान उनको बुरा लगा, और उनको आखिर में अपनी सुरक्षा, अपना जो सुकून मिलना चाहिए, उनको अंग मिलना चाहिए, वो और कहीं नहीं मिला, वो भारतीय जनता पार्टी में मिला। कौन है वो व्यक्ति? सबको मालूम है। और मैंने तो भाई इस बहन को भी कह दिया था, बहन अंदर खुश तो हुई, लेकिन लोगों ने ऐसी है नहीं, मैं तो कांग्रेस में रहूंगी। हमने कहा शुभकामना, कांग्रेस में रहो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपकी कदर वहां नहीं होगी। समझ तो वो भी चुकी है, लेकिन उनके रावत का जो समाज है वो भी समझ चुका है, और वो समाज धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी को अब सपोर्ट कर रहा है, ऐसा आपको विश्वास है। मित्रों, ये है दूसरा तर्क। तीसरा तर्क देता हूं कि उन्होंने हमारे 10 साल और उनके अपने 10 साल इसका कंपैरिजन नहीं किया। अनपढ़ लोगों की पार्टी जैसे होती है ना, ऐसे है वो। मैं सहयोग से जो हमारा संकल्प पत्र बना, वो तो हमने खुद देखा ही, जब बना तो सारी चीजें यही सामने थी, लेकिन जब उनका संकल्प पत्र बन के आया और मैंने उसको देखा तो 116 बातें ऐसी हैं जो हरियाणा सरकार ने भारतीय जनता पार्टी पहले से कर रही है, और इससे बड़ी अनपढ़ता होगी नहीं होगी। हमने अपनी बातें आंकड़ों सहित नहीं है कि हम आएंगे, तीसरी बार आएंगे, ये काम करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। बहुत काम किए, लेकिन और भी करने जो शेष है उसका संकल्प लेना होगा। आंकड़ों सहित कि हम ये आंकड़ा यहाँ है तो ये करेंगे, यहाँ है तो ये करेंगे, और 100 से ऊपर बिंदु पर
सिवाय 2 या 3 जगह तो लिखा है आंकड़े, बाकी सब ऐसा करेंगे, वृद्धि करेंगे, ठीक करेंगे, दिशा करेंगे, समीक्षा करेंगे, ये भरा हुआ है। अगर कहीं 2 स्पष्ट आंकड़े हैं तो जो हमने कहे कि हम आएंगे तो 2 लाख पक्की नौकरियां पारदर्शी तरीके से हम देंगे, यही बात उन्होंने लिखी है। अच्छा है, अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि हम हर बहन को, हर बहन नहीं, साथ में लिखते हैं जरूरतमंद बहन को 2000 रुपया मासिक देंगे। हमारे संकल्प पत्र में है कि हम 2100 रुपया हर बहन को मासिक देंगे, 2100 रुपया। बहुत आंकड़े। अब एक तरफ देखा जाए तो रोजगार के नाते हमने कहा कि सरकारी नौकरी तो जितनी खाली मिले, लेकिन प्राइवेट उद्योग में 10 स्थानों पर हम मॉडर्न IMT यानी इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन ये हम स्थापित करेंगे। हर एक में 50,000 नौकरी का स्कोप होगा। 5 लाख नौकरियां ये हमारी प्राइवेट क्षेत्र में भी हम उत्पन्न कराएंगे। उनमें कम नहीं है। हमने केंद्र सरकार की योजना, मोदी जी की योजना जो उन्होंने ओपन कर रखी है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में बहनों की आमदन बढ़ाई जाए। लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, ये 2 शब्द प्रयोग किए हैं। वो इसके लिए कुछ नहीं बोले। हमने कहा हम 5 लाख बहनों को लखपति दीदी, ड्रोन दीदी इसका प्रशिक्षण करा के उनकी आमदन को बढ़ाएंगे। 5 लाख महिलाओं की आमदन बढ़ेगी। आपने यहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना गाँव में, है ना? अब उनको छोटा मोटा काम करती है, लेकिन उनकी आय साल की 1 लाख रुपया कैसे बने ताकि अपने परिवार के लोगों को वो सुविधाजनक तरीके से उनका पालन पोषण से कर सके। उनके ऐसा कुछ नहीं। हमने कहा महिलाओं, सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को, क्योंकि बहुत पिछले समय में आती रही है कि बैठने की जगह महिलाओं के लिए होती नहीं है, या तो स्कूल में जगह दिलाओ, या कॉलेज में दिलाओ, या चौपाल में दिलाओ। और दूसरा ये है कुछ गाँव में, इस इलाके का मुझे पता नहीं, मैं खबरों में नहीं देखा गया, महिलाओं को चौपाल में नहीं चढ़ने देते। एक गांव के अंदर जनसभा का कार्यक्रम था, मैंने गांव के लोगों को बुलाया। चौपाल पर ऊंची थी, जाते ही देखा तो महिलाएं नीचे फर्श है उसके ऊपर दर बिछा कर बैठी है, तो ऊपर चढ़ा तो सारे पुरुष बैठे हैं, 4-5 कुर्सियां लगाकर सब बैठे। मैंने कहा ये खाली जगह पड़ी है, कुछ महिलाओं को बुला लो। तो वहाँ का एक सम्मानित व्यक्ति कहता है कि देखो जी हमारे गाँव में रिवाज है महिलाओं को चौपाल में बुलाते। मुझे बात अच्छी नहीं लगी। मैंने संकल्प किया था उस समय कि अगला हमारा जो भी संकल्प पत्र आएगा, हम हर गांव में महिलाओं की अलग से चौपाल बनवाएंगे। ये संकल्प हमने लिया। इतनी हिम्मत वो नहीं कर सकते। एक विषय बात कहते थे क्या कि हम आएंगे, ये जो पोर्टल बनाए हैं इससे जनता दुखी हो गई है, हम आएंगे इसका पोर्टल खत्म कर देंगे। मैंने चैलेंज किया था भूटा जी, ये बात चुनाव के समय तक, आखिरी समय तक बोलते रहना। जो लाभ जनता को आज पोर्टल से मिल रहे हैं वो लाभ आपने बंद किए, तो आप पोर्टल खत्म करने की बात कर रहे हैं, जनता आपको खत्म कर देगी, हमारा विश्वास है। ये पोर्टल ही है जिसके माध्यम से बुजुर्गों को घर बैठ पेंशन मिलती है। ये पोर्टल ही है जिसके माध्यम से जाति प्रमाण पत्र 1 करोड़ निकाल कर ले जाते हैं, आय प्रमाण पत्र 1 मिनट में निकाल कर ले जाते हैं, राशन कार्ड मिनटों में बन जाता है। इस पोर्टल के कारण से ही जो 2014 के अंदर जब हमने सत्ता संभाली थी तो कुल राशन कार्ड 27 लाख थे। आज वही राशन बढ़ करके हरियाणा प्रदेश में 52 लाख हो गए। आयुष्मान भारत की जो बात करते हैं, हर परिवार में 5 लाख रुपये मिलता था, अब सरकार ने 10 लाख कर दिया है। मोदी जी ने कहा कि देखिए 10 लाख तो आप देंगे ठीक है, लेकिन हर बुजुर्ग 17 साल से बड़ी आयु का उसको अलग से 5-5 लाख रुपया इसकी घोषणा करते हैं, ताकि अगर 2 बुजुर्ग हो जाए और परिवार अलग से 10 लाख परिवार का, 2 बुजुर्गों का अलग से 10 लाख, 20 लाख रुपए का उसका जो बीमा है, उसका जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो 20 लाख का बीमा हो गया।
समझ लो इन पोर्टल के माध्यम से किसान मेरी फसल मेरा बराबर जाकर रजिस्टर करता और उसको अपना नंबर डालता, फंड उसका गेट पास करता, गेट पास कर करके और उसकी फसल मिल जाती है, पैसा उसका बैंक अकाउंट पर लिखा होता है, 72 घंटे के उसके खाते में पैसा पहुंच जाता है। इन्होंने कभी सोचा कि किसानों के खाते में सीधा पैसा पहुंचाएंगे? कांग्रेस 10 मिनट नहीं सोच सकती। या कितने ऐसे किसान कहते हैं जिनको पता है कि हमारे खाते में फसल का पैसा सीधा आ जाता है, ऐसे कौन इतने सारे किसान साक्षी मैं नहीं करेगा। पहले दर्शन नहीं होते थे पैसे के किसानों को, किसान अपना ही पैसा, फिर आपके भाई बैठा हो तो नाराज ना होना, बैठे ना बैठने का। मेरा मानना यह कि फसल अनाज किसान का बिक्री होती है तो किसान की होती है, पैसा तो उसका मालिक किसान है। एक बार हम किसान के खाते में पहुंचाते हैं, किसान की मर्जी से सारा दे दे, किसी को भी दे दे, वो आड़ती को दे दे, दूसरे दुकानदार को दे दे, वो भाई को दे दे, वो दान कर दे, वो किसी को लोन पर दे दे, लेकिन किसान को पहली बार अपने आप को एहसास हुआ कि मैं लखपति में करोड़पति हो गया। कभी किसान इसका कभी आवाज नहीं करता। मतलब बहुत विषय है, बहुत लंबा समय हो जाएगा, लेकिन हमारे 10 साल के काम, उनके 10 साल में जो भय था, जो भ्रष्टाचार था, वो लोग भूले नहीं है। शहर के लोगों को पूछो, मंथलियां हफ्ते ये होते थे कि नहीं होते थे? शहर के वो लोग बैठे हैं, बताओ मंथली हफ्ते उगाई होते थे कि नहीं होते थे? कौन कौन जो इसका गवाह है बताओ? ये शहर के लोग नहीं बैठे बता रहे। अब कोई मंथली और हफ्ते का नाम सुना है? नए जवाब तो जानते ही नहीं मंथली क्या होती है, हफ्ते क्या होती है। वरना तो हफ्ता लेने वाला आता था, छोटा रेडी वाला भी, फटी वाला भी, वो भी जेब से पैसे निकाल के और साइड में हाथ में मुट्ठी बंद करके खड़ा हो जाता था, और वो आता था मुट्ठी में मुट्ठी डाल के पैसा ले जाता था, ना वो बोलता था ना वो बोलता था, घर में जाके बंटवारा करते थे। ये नौकरियां बिकती थी कि नहीं बिकती थी? हर एक नौकरी का रेट, पीएम का इतना, तहसीलदार का इतना, पटवारी का इतना, क्लास 1 का इतना, मास्टर का इतना, सब के रेट बदल गए। हमने आने के बाद एक ही विषय चला, क्या बिना पर्ची बिना खर्चे नौकरी मिलेगी? मिली कि नहीं मिली? जिनको लगता है कि बिना पर्ची बिना खर्ची गांव के अंदर जादू की तरह सिर चढ़ के बोल रहा लोगों में, वो जरा आप खड़े करके बताओ। इतने सारे जवाब, और ये क्या कह रहे हैं? मीडिया में विषय चल रहे हैं, सोशल मीडिया पर, हम आएंगे, हमको 2000 नौकरी मिलेगी, एमएलए को 50 तुझे देंगे, 20 तुझे देंगे, 10 तुझे देंगे, बांटे रेवड़ियां, फिर अपने को दे कौन? मैं नहीं कह रहा, मित्रों वही जमाना फिर ये शुरू करेंगे कि नौकरी निकले का काम, या अपने अपने को नौकरी देने का काम, ये फिर से शुरू करेंगे। क्या ये पद्धति अगर दोबारा बदलती है, आपको है मंजूर? आपको है मंजूर? नहीं है, नहीं है तो सावधान करना। 10 साल में इनके होश उड़ गए कि सरकार चलती कैसे है, शासन चलता कैसे है, कभी उन्होंने शासन चलाया नहीं, दबंगई ही करते थे। अगर सरकारी योजना के लिए लेने के लिए गरीब आदमी लाइन में लग जाता था, पहली बात तो लाइन में लग रही है, कोई लग जाए तो कोड़ी मार मार के बाहर करते थे, है ना पता? तो ये दबंगई और ये धमकाना, झींगा मस्ती, ये भारतीय जनता पार्टी में राज्य में कभी नहीं चलेगी। हमने मतलब सबके हित में काम किया, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। जो बात आ रही थी ना, हरियाणा एक हरियाणा भी एक, ये 2014 में मेरे चुनाव का डरा था, क्यों? हरियाणा के लोग हैं, सब हरियाणवी एक है, और ये लोग समाज के अलग अलग वर्गों को गालियां देते रहे, उनको अत्याचार करते रहे, और भयंकर अत्याचार करने का एक नमूना 1984 में
1984 का पता है क्या किया? जिंदा व्यक्तियों के गले में जलते हुए टायर डाल करके उनको जान खत्म कर दिया, हत्या कर दी। ये भूले नहीं है लोग अभी। और जो लोग मेरे भाई पश्चिमी पंजाब से आए हैं, मुझे व्यक्तिगत पीड़ा ये है, मैं मुख्यमंत्री के दायित्व से, संवैधानिक दायित्व से बंधा हुआ था, बोला कभी नहीं। लेकिन आज मुझे पीड़ा इस बात की, इन्होंने क्या कहा कि ये समाज, कुशाती समाज, जिसको पंजाबी समाज आदमी कहते हैं, मैं उसको हरियाणवी पंजाबी कहता हूँ। मैं दो शब्द बोलता हूँ, हरियाणवी पहले है, क्यों हरियाणा में रहते हैं। इनको कहा जहां से आए वहीं भेज देंगे। और एक गलत जो वाक्य बोला कि जिस बिल से निकले उस बिल में डाल दें, है ना याद आप लोगों को? ये बात किसने अखबार में पढ़ी सुनी है? मित्रों, ये इस समय अवसर है उस कांग्रेस के चरित्र का विरोध करने का, उसका कौन सा चरित्र? ये कभी समाज को इकट्ठा लेकर नहीं चल सकते। मुझे कहा कि जिस आदमी का अपना परिवार नहीं है, उसको क्या पता पीड़ा क्या होती है परिवार की। 6 महीने तो सुनता रहा, 6 महीने बाद मुझे कहना पड़ा कि जिस परिवार की आप बात करते हैं, बंदर बात होती है, तुम्हारे रोज रात को बैठ के सोचते हैं कितने किले किसके नाम, कितने करोड़ किसके नाम। मेरा वो परिवार तो नहीं है, भाई है, उनके परिवार है, बाकी सब है। लेकिन मैं हरियाणा के 2,80,00,000 लोगों को अपना परिवार मानता हूं। इस परिवार की सेवा करने का धर्म ये मैंने कबूला और लगातार की है, बिना भेदभाव के की है। मैं तो एक तीसरा तर्क और बताता हूं आपको कि क्यों नहीं आ रहे। फिर मैं अगले विषय पर आ रहा, ये नहीं आ रहे क्योंकि हरियाणा में 58 साल का हरियाणा, जैसे मैंने बताया, 2 साल छोड़ दें तो 56 साल ऐसे रहे हरियाणा के कि जिस पार्टी की सरकार सेंटर में होती है, उसी पार्टी की सरकार इतिहास है, मैं नहीं बोल रहा, इतिहास पढ़ कर देख लो। और 20 साल का तो आपको याद ही होगा, 2004 में सेंटर में सरकार अटल जी के बाद किसकी बनी थी? मनमोहन सिंह जी की कांग्रेस सरकार बनी थी ना 2004 में, वही ना? हरियाणा में किसकी बनी थी? कांग्रेस की बनी थी। 2009 में सेंटर में किसकी बनी थी? जोर से बोलो। कांग्रेस की। हरियाणा में किसकी बनी थी? और 2014 में सेंटर में किसकी बनी थी? बीजेपी की, मोदी जी की। और हरियाणा में किसकी बनी थी? बीजेपी की। 2019 में सेंटर में किसकी बनी थी? मोदी जी की, बीजेपी की। हरियाणा में किसकी बनी? और 2024 में सेंटर में किसकी है? और फिर हरियाणा में ये जनता का मानस बता रहा है। जनता ये सोचती है कि हम केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ तभी ले सकते हैं कि जो सरकार सेंटर में है वो प्रदेश में बनेगी, डबल इंजन की सरकार होगी, उनको लाभ होगा। उदाहरण नहीं है, आज केंद्र में मोदी जी की सरकार है। आज देश में कई प्रांत ऐसे हैं जो केंद्र की योजनाओं को, लागू नहीं करते हैं। जैसे पंजाब लागू नहीं करते, हिमाचल लागू नहीं करते, दिल्ली लागू नहीं करते, कर्नाटक लागू नहीं करते, पश्चिम बंगाल लागू नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये योजना सेंटर की आएंगी तो लाभ किसको होगा? किसको होगा लाभ इसका? बोलो जरूरी, जनता को। और अगर लागू नहीं करेंगे तो नुकसान किसको होगा? जनता को। आज हरियाणा की जनता जागरूक है। क्या हरियाणा की जनता अपना नुकसान कराना चाहेगी? नहीं करना चाहेगी। इसलिए लाभ लेने के लिए सरकार किसकी बनाएगी? ये मेरे तर्क है कि सरकार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की बन। आपको विश्वास हुआ कि नहीं? विश्वास हुआ कि नहीं? अगर हुआ तो जनता को यही जाके बात बतानी है कि सरकार तो बीजेपी की बनेगी। क्योंकि कांग्रेस वाले भी इनको बोलने के अलावा काम नहीं है, ऊंचा ऊंचा स्वर में जाते हैं।
इस शोर के अंदर किसी को आने की जरूरत नहीं। और मैं जो कह रहा था कि 2 लक्ष्य को मिला के एक लक्ष्य है। दूसरा लक्ष्य ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सरकार बन रही है तो क्या टोहाना के विधायक के बिना बनेगी क्या? तो इसके लिए आपको टोहाना के विधायक वीरेंद्र बबली को जिताना हमारा लक्ष्य। और इसके लिए बहुत से विषय आपके सामने चले आ गए हैं। हमारे जुझारू नेता, और ये जुझारू नेता जैसा जो कहा कि जब भी आए टोहाना के हित के लिए हमेशा हर योजना को हमें लाभ पहुंचाया, हर योजना का लाभ पहुंचाया। और आगे भी सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से इनका स्थान वही होगा। हरियाणा टोहाना के हित में जो यहां से आप लोगों की अपेक्षा होगी सब पूरी की जाएगी। और इसलिए मेरी अपील ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता यहां पर बबली जी के लिए काम करेगा, क्योंकि बबली जी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी है, मैंने दिलवाई है। इसमें कहीं कहीं कभी कभी सोशल मीडिया पर उल्टा सीधा बयानबाजी देखने को मिलती है। पहले तो अपील उनसे करूंगा कि अभी भी 2 दिन 3 दिन सोशल मीडिया तो आखिरी समय तक चल सकता है। इसको कैसे अपने आप को पॉजिटिव करते हैं, पॉजिटिव कर लें। और पॉजिटिव नहीं करेंगे तो ऐसे सब कार्यक्रमों की पहचान हमारे पास है मित्रों। कभी कितना ही बड़ा कार्यक्रम होगा, पार्टी के फैसले के साथ सबको चलना ही होगा। तो मित्रों, आज मैं आपके सामने इतना ही विषय रखने आया हूं कि हमने हरियाणा में बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ अभी करना शेष है। अंग्रेजी में कहावत है, कभी सीमा नहीं आती है, स्काई इज द लिमिट। यानी किसी काम के लिए काम खत्म नहीं होते। हमारे रोजमर्रा के काम है, रोजमर्रा में ईज ऑफ लिविंग, हमारा रहन सहन कैसे आसान बने, हर परिवार के सिर पर छत कैसे हो, हाउसिंग फॉर ऑल, हर परिवार को पीने का पानी कैसे सुलभ हो, हर परिवार को बिजली का लाभ कैसे मिले। ये पहली बार हरियाणा सरकार बनी पिछले 10 सालों में कि हर गांव में बिजली देने का हमारा प्रयास ये चल रहा है। आज 6,400 में से 5,960 गांव के अंदर 24 घंटे बिजली आ गई। लगभग 6,000। कुछ गांव छोटे मोटे टेक्निकल चीजें हैं, या तो पावर हाउस नहीं बना, या कहीं वायर नहीं है, या कहीं छोटा मोटा फॉल्ट है, तो वो सारे भी होने वाले हैं। मुझे याद है कि 10 साल पहले मैंने लोगों से कहा था कि अब आपकी मांगें सब स्वीकार, लेकिन एक मांग मेरी है, वो ये है कि जितने लोग बिल नहीं भरते वो सब बिजली का बिल भरना शुरू करें। बहुत लोग मेरे से नाराज हो गए, आपने क्या कर दिया, इससे तो राजनीतिक तौर पर आपको नुकसान हो जाएगा। हमने कहा मुझे हरियाणा की जनता को केवल राजनीति नहीं करनी है, इनका सोचने का स्तर भी ऊंचा उठाना है, हर किसी को ईमानदारी बनाना है, हर किसी को ईमानदारी बनाना है। जो मेरा परिचय कराते थे ये मुख्यमंत्री बहुत व्यक्ति है, बहुत ईमानदार है, मैंने बंद किया, मेरा परिचय कराना बंद करो। हमने क्यों, आपकी विशेषता है। मैंने कहा नहीं, ये विशेषता सबकी बननी चाहिए, सबकी बनेगी तो हम परिचय उसका कराएंगे कि ये आपकी बेईमान है, ये आपकी झूठा है, परिचय उस ढंग से उसका कराओ। ईमानदार आदमी को अलग निकाल के क्यों रहना? क्या सारा समाज ईमानदार नहीं बन सकता? बन सकता है ना? सारा समाज मेहनती परिश्रम में नहीं बन सकता क्या? हम सब अपने अपने घर के लिए सुबह 4 बजे 5 बजे उठ करके रात को 10-11 बजे तक, चाहे दुकानदार हो, चाहे अपना खेती का काम करने वाला हो, चाहे मजदूर हो, चाहे विद्यार्थी हो, सब मेहनत से काम करते हैं। तो ये रिकॉग्निशन सबको मिलनी चाहिए। हरियाणा का व्यक्ति बहुत ही, जिसको कहना चाहिए कि दुनिया में अपना सिक्का जमाने वाला व्यक्ति है, दुनिया में सिक्का जमाने वाला व्यक्ति है। हरियाणा का जवान देश की सीमा पर
मैं अपनी बात इसलिए आगे